हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो कि लेसन 6 है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है प्री सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट कि प्री सर्टिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे इसने बता रखा है एक तरीके से जब आप किसी डॉक्यूमेंट को, जब आप कोई फॉर्म भरते हो जो कि आप ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फाइल करते हो, तो वहाँ पे आपको प्री सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो प्री सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय प्रोफेशनल, यानी कि आप ये सर्टिफिकेशन करते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। अगर आपने सर्टिफाई कर दिया, प्री सर्टिफाई कर दिया, इन दैट सिचुएशन जो अथॉरिटीज़ है जहाँ पे भी आप ये फाइल कर रहे हो, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पे आरओसी ये मान लेगी कि ये अगर किसी प्रोफेशनल ने इसको प्री सर्टिफाई कर रखा है तो यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट होगा, इसको हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है प्री सर्टिफिकेशन का। तो प्री सर्टिफिकेशन मतलब कि कोई भी प्रोफेशनल जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं साइन कर रहा हूँ ये क्या है, करेक्ट है। तो यही क्या मतलब होता है प्री सर्टिफिकेशन का। तो प्री सर्टिफिकेशन मींस सर्टिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बाय प्रोफेशनल, इंक्लूडिंग, जिसमें आपका कंपनी सेक्रेटरी भी इंक्लूड होता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, बिफोर द सेम इज फाइल विद रजिस्ट्रार इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट, कि जब आप उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कर रहे हो उससे पहले आप उसकी करेक्टनेस बोल देते हो कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है मैं इसको साइन कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो है वो सही है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्री सर्टिफिकेशन करना बोलते हैं, यानी कि फाइल होने से पहले आपने उसको सर्टिफाई कर दिया कि यस दिस डॉक्यूमेंट इज करेक्ट। तो ये चीज़ हमारी क्या है, प्री सर्टिफिकेशन है। तो प्री सर्टिफिकेशन क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, क्यों हम प्री सर्टिफिकेशन करते हैं? तो इसका रीज़न क्या था, एक तो कि जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जैसे मान लो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है या कोई इस तरीके की चीज़ करनी है, तो उसमें डिले ना हो। डिले कैसे ना हो कि भाई अगर कोई प्रोफेशनल उसको पहले ही सर्टिफाई करके दे देगा आरओसी को, तो वहाँ पे आरओसी को ये रहेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास फाइल किया गया है ये एकदम करेक्ट है, तो मुझे इसको बार बार दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो अथॉरिटीज़ है उनको टाइम नहीं लगता उसके अंदर अप्रूवल देने के लिए। तो उससे क्या होता है, डिले जो है वो अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीधा पता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्री सर्टिफाई होकर आया है, दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है, हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना और जिस चीज़ का डॉक्यूमेंट आया वो चीज़ हमें कर देनी है। तो इससे एक तो डिले जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर अवॉइड हुए, और साथ ही साथ आगे चल के इससे क्या हुआ, करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो जाती हैं, जो जैसे कि कोई फ्रॉड है या ये चीज़ें, ये सब अवॉइड होने लग जाती हैं। तो हमने इंट्रोड्यूस तो ये सिर्फ डिलेस को अवॉइड करने के लिए किया था, बट आगे चल के ये डॉक्यूमेंट्स की करेक्टनेस को भी चेक करने के लिए हमें काफ़ी हेल्प किया, मतलब ये जो कंसेप्ट है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो चेक कर लेते हैं कि जो भी पर्टिकुलर्स हैं, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर आप कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो एमसीए पर, तो वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स है उसके अंदर जो भी आपने बातें बोली हैं वो सारी की सारी ठीक है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको चेक करे, तभी वो उसको प्री सर्टिफाई करे, अदरवाइज वो उसको प्री सर्टिफाई ना करे। क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज़ उसी के ऊपर, उसी के ट्रस्ट के ऊपर, उसी के साइन करने की वजह से ये बिलीव कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है, और वो अगर सिर्फ ऐसे ही साइन कर देगा तो ये एक तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई आपने अथॉरिटीज़ के लिए जो काम आपको दिया गया था वो काम आपने सही से नहीं किया। तो आपको ड्यू कंसिडरेशन के बाद जो भी हमारे प्रोविजंस होते हैं लॉ के, कंपनीज एक्ट के, या जो भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें चेक करनी है कि एज पर दैट जो आपका फॉर्म है वो फिल किया गया है, एंड देन आप उसको सर्टिफाई कीजिए कि यस दिस फॉर्म इज़ करेक्ट। तो वो साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि ये जितनी भी चीज़ें स्टेट की गई हैं आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कि भाई जो भी जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, कोई और बुक्स मेंटेन की गई हैं, कोई रजिस्टर मेंटेन किए गए हैं, कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं, तो वो ये भी चेक कर लेता है कि जो चीज़ बुक्स के अंदर है वही चीज़ इस फॉर्म के अंदर भी लिखी गई है। तो ये भी उसकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो कि बुक में कुछ और है, फॉर्म में कुछ और लिख के भेजा जा रहा है आरओसी के पास, तो ऐसा कुछ ना हो। If he notices any defect or find that the information provided in the form is incomplete or defective, he appropriately provides guidance for completion of document, rectification of defect, and make pre-certification only after completion of documents, rectification of such defect। तो अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है उस फॉर्म के अंदर जो कि इनकम्प्लीट है या कोई डिफेक्टिव है, तो फिर उसका काम ये होता है कि वो एडवाइस करे कंपनी को और गाइडेंस प्रोवाइड करे कि आप ये चीज़ें जो है कंप्लीट कर लो, ये डॉक्यूमेंट्स और लगा दो, ये डिफेक्ट है इसको ठीक कर दो, एंड देन ही उसको वो क्या करे, प्री सर्टिफिकेशन करे। तो इससे जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं और सही डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी के पास फाइल होते हैं।
तो प्री सर्टिफिकेशन अपने आप में क्या एक तरीके से प्रीएम्प्टिव चेक होता है, जो कि अपने आप में ये इंश्योर कर देता है कि जो भी रिटर्न फाइल हो रही है या जो भी डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है वो एज पर बुक्स हैं, एज पर रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, और वो एकदम सही और करेक्ट है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है प्री सर्टिफिकेशन करना एट टुडे, और ये कंपलसरी भी होता है कि किसी ना किसी प्रोफेशनल से ही आपको प्री सर्टिफाई कराना पड़ता है, देन ही आप अपने फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, अभी आगे चल के हम देखेंगे कौन कौन से फॉर्म्स फाइल होते हैं। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सर्टिफिकेशन ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर बताया गया, तो हमारे लिए ये मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डिनरी पैरालेंस के अंदर देखेंगे क्या मतलब होता है, बट स्टिल लेट अस रीड दिस। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अर्न करते हैं, और द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ समथिंग एज हैपेंड और बीन डन, कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज़ हुई है, ए चीज़ हुई है, तो उसके लिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सर्टिफिकेशन करना बोल रहे हैं, कि हाँ ये चीज़ हुई है तो ला इसका प्रूफ दिखा एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेशन करना बोलते हैं। तो अगर हम ऑर्डिनरी इसका मतलब देखें तो क्या होता है? सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है। तो कौन चेक करता है? कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल चेक करता है, उसको हम सर्टिफिकेशन करना बोलते हैं। तो इस सर्टिफिकेशन से क्या होता है? रिलायबिलिटी मिल जाती है कि हाँ ये जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर बातें बोली गई हैं वो एकदम जेन्युइन है और उसके कंटेंट जो है एकदम ठीक है। इसी को हम सर्टिफिकेशन करना बोलते हैं। तो जब ये चीज़ हम किसी डॉक्यूमेंट को फाइल करने से पहले करते हैं तो उसी को हम प्री सर्टिफिकेशन बोल देते हैं। तो सर्टिफिकेशन मतलब चेक करना कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, और फाइल करने से पहले जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसको हम प्री सर्टिफिकेशन बोल रहे हैं। तो प्री सर्टिफिकेशन और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें देखना है। तो प्री सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू, किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो ये करेक्टनेस को इंश्योर कर देता है कि हाँ जो भी चीज़ें बोली गई है, क्योंकि प्रोफेशनल चेक कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट किए गए हैं इस फॉर्म के अंदर वो एकदम सही है, करेक्ट है, तो उससे हमें ये हो जाता है कि हाँ ये जो भी अगर प्री सर्टिफाई हो रखा है ये डॉक्यूमेंट, तो यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो ठीक ही होगा। फिर दूसरी चीज़ प्रीएम्प्टिव स्टेप हो जाता है। ये जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्री सर्टिफिकेशन क्या करता है? ये प्रीएम्प्टिवली चेक कर लेता है कि जो पर्टिकुलर स्टेट किए गए हैं फॉर्म के अंदर, रिटर्न के अंदर, वो बुक्स के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से और एकदम सही और करेक्ट है। इससे अगर प्री सर्टिफिकेशन की जाती है तो गुड गवर्नेंस होती है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप? गुड गवर्नेंस कैसे हो रही है? क्योंकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो इससे ही क्या होता है, जो क्योंकि हम ये पढ़ते भी हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आप लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो कर रहे हो, आप सारी चीज़ें उन तक पहुंचा रहे हो, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे गुड गवर्नेंस भी होती है अगर आप उसको प्री सर्टिफिकेशन कराते हो। देन ये अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेशन भी है कि आप अपने आप खुद ही ये इंश्योर करते हो कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हो। तो ये जो प्री सर्टिफिकेशन की जाती है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू ई फॉर्म्स के अंदर, इसका मतलब क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन हो कंपनी से, कि कंपनी खुद के लिए ही अपने आप को रेगुलेट करके चले, कंपनी खुद में गलती ना करे। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा आके इन्वॉल्वमेंट ना करे उसके अंदर की आरओसी चेक कर रहा है बार बार, आप खुद ही चीज़ें ठीक करके हमें भेजो, तभी हम ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बिठा रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इससे ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फुलफिल होती हैं प्री सर्टिफिकेशन से। एक तो करेक्टनेस आ जाती है, प्रीएम्प्टिव स्टेप हो जाता है, गुड गवर्नेंस हो जाती है, और सेल्फ रेगुलेशन हो जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि आया कैसे था, क्योंकि इनिशियली शुरू से तो ये 1956 के एक्ट में था भी नहीं, 2013 के एक्ट में तो ये था, क्योंकि इससे पहले हमने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया था। तो सबसे पहले एमसीए की कुछ नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर ना एमसीए ने जो चार्ज होते हैं आपके, जैसे कोई जब भी आप कोई लोन लेते हो तो आप चार्ज क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले उसके लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि अगर आपके कोई चार्ज क्रिएट, कोई जैसे यहाँ पे है ना कि अगर कोई चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन हो रहा है चार्जेस के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसको आपको ड्यूली सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ठीक आप कर रहे हो बाय चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, और उसको एक टाइम लिमिट दी गई है कि आपको इतने टाइम में करनी है। तो ये कौन से ईयर के अंदर? 1990 के अंदर फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई थी। इसी के रिगार्डिंग दूसरी एक नोटिफिकेशन आई थी, वो भी इसी के रिगार्डिंग थी कि आपको इतने टाइम के अंदर ये चीज़ करनी है, इसके अंदर कुछ डेज दिए गए थे, 10 डेज वगैरह, तो ये भी सेम चीज़ के रिगार्डिंग ही थी। तो यहाँ से जो है कंसेप्ट जो है हमारे पास सामने आया था। फिर उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने फिर कंपनी सेकंड अमेंडमेंट की थी, जिसके अंदर प्री सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें ये प्री सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है एक तरीके से। फिर
आपको एक आपने गवर्नेंस के अंदर एक कमेटी पढ़ी होगी, नरेश चंद्रन कमेटी, उन्होंने भी इस चीज़ को रिकमेंड किया कि जो ये चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है प्री सर्टिफिकेशन करना, और हमें ये जो है इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके थ्रू। तो ये सब करते हुए हमने फिर अमेंडमेंट बिल जो आया था कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया कि हमें एक नया सेक्शन हमने डाल दिया, जिस सेक्शन का नंबर था सेक्शन 383C, जिसने ये बोला कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न्स है, फॉर्म्स है, वो फाइल होंगे रजिस्ट्रार के पास या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बाद सिर्फ और सिर्फ प्री सर्टिफाई करने के बाद ही किसी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के। इसके अंदर और भी डाला गया था CA या CMA के लिए भी, तो ये चीज़ यहाँ पे कंपलसरी की गई 2003 के अंदर कि ये प्री सर्टिफिकेशन करनी होगी। उससे पहले ये चीज़ें कंपलसरी नहीं होती थी जब ये कंसेप्ट नहीं आया था। तो इस अमेंडमेंट के बाद ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ और ये कंपलसरी किया गया, और कंपनीज एक्ट 2013 तो 2003 के बाद ही आया है। तो इसके अंदर तो ये ओरिजिनली है ही, और इसके कुछ रूल्स हैं उसके अंदर भी ये कंसेप्ट डाला गया है कि आपको प्री सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी। बाकी वही चीज़ें हैं और कुछ कुछ चीज़ें डाली इसके अंदर, तो ये एक बारी रीड के लिए है, इसके अंदर और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये बस एक ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमारा फिर बाद में ये चीज़ भी इंट्रोड्यूस हो गई थी जब हमने कंपनीज एक्ट बनाया था, और एक रूल्स आए थे हमारे कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस अमेंडमेंट रूल 2014, उसके अंदर भी हमने ये रूल्स के अंदर इस चीज़ को डाल दिया था कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या इस तरीके की कोई भी अगर फाइलिंग करनी है रजिस्ट्रार या किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सामने, तो हमें इस तरीके से इसको प्री सर्टिफाई कराना ज़रूरी होगा। अब देखो क्या क्या सर्टिफिकेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है जो CS करता है, जैसे कि आपका इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, शेयर रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं वो करता है, चार्ज रिलेटेड फॉर्म होते हैं, डायरेक्टर रिलेटेड फॉर्म्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और फॉर्म्स होते हैं, MSC4, GNL3, ADT1, NDH1, तो ये बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ऐसे सेबी रेगुलेशन में देखोगे तो रेगुलेशन 40 क्लॉज 9 के हिसाब से, 24A के हिसाब से ये सारे इनको सर्टिफाई करने होते हैं। रेगुलेशन 55A डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स एक्ट का, रेगुलेशंस का, तो इसके हिसाब से सर्टिफिकेशन करना है। और अगर आप LLP एक्ट के अंदर देखो तो फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 11, फॉर्म 15, ये सारे के सारे सर्टिफाई होते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन इनको करना होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे अगर आपका सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है, कंप्लाइंस ऑडिट है, उसके रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना होता है। ई फॉर्म जितने होते हैं, बाकी जितनी कोई डिक्लेरेशंस फाइल हो रही हैं, सर्टिफिकेशंस फाइल हो रही हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, साइन करवानी होती है, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, प्री सर्टिफिकेशन करानी होती है किसी प्रैक्टिसिंग CS से। तो यहाँ पे बता रहा है, जैसे अलग अलग इसने बताया, जैसे कि कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो उसको आपको एक तरीके से चेक करवाना पड़ता है और सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। इंटरनल ऑडिट होता है कंपनीज का, वहाँ पे आपको कराना पड़ता है। टू बी अपॉइंटेड एज पर एक्सपर्ट, टू बी अपॉइंटेड एज पर टेक्निकल मेंबर ऑफ NCLT, जितनी ये चीज़ें हैं सारी की सारी सर्टिफिकेशन होती है इनकी। ऐसी कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स हैं उसके अंदर दे रखा है कि कोई डिक्लेरेशन करनी होगी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट की वो फुलफिल हो रखी हैं, जितने भी रूल्स बना रखे हैं कंपनी के रिगार्डिंग वो सारे फुलफिल हो रखे हैं, तो इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ड्रॉ किया गया है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, या जो भी रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग उसके हिसाब से। तो ये अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ती हैं। तो ये सिर्फ रीडिंग के लिए है। ऐसे ही अब देखो और फॉर्म्स है, जैसे GNL1 हमने ऊपर भी देखा था, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का अप्रूवल लेना है ई फॉर्म GNL1 के अंदर फॉर डिफरेंट पर्पसेज ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वहाँ पे आपको करना है। इसी तरीके से DPT3 होता है जिसके अंदर आप रिटर्न ऑफ डिपॉजिट करते हो, तो ये आपको सर्टिफाई करनी पड़वाती है ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी से। तो बहुत सारे फॉर्म्स है, ई फॉर्म DIR3 जैसे हमने ऊपर भी पढ़े, MGT7, MGT8, DIR3 KYC, फॉर्म PAS6, सेबी रेगुलेशंस के अंदर होते हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ा था रेगुलेशन 40 क्लॉज 9, तो इसके अंदर आपको जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी कंप्लाइंसीज है कि जैसे उनको PCS से 30 दिन के अंदर जितने सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके, जैसे ट्रांसफ़र के, सब डिवीज़न, कंसोलिडेशन, रिन्यूअल, एक्सचेंज के, वो सारे इनको सर्टिफाई कराने पड़ते हैं। ऐसी सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जो रेगुलेशन 24A के अंदर, उसको उनको सर्टिफाई कराना पड़ता है, जिसके लिए फॉर्म MR3 फाइल होता है। एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लाइंस रिपोर्ट जो फाइल होती है उसको आपको सर्टिफाई कराना पड़ता है। ऐसी डिपोजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स के जितने भी फॉर्म्स हैं या जितनी भी फाइलिंग्स हैं उनको आपको सर्टिफाई कराना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट जो है कंप्लाइंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंसेस की हैं उसको सर्टिफाई कराना है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन को, तो ये बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको सर्टिफाई कराने पड़ते हैं। जैसे इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो ये टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ, अब किस किस का इंटरनल ऑडिट कंडक्ट होता है, जैसे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इनका होता है, तो इनको भी आपको सर्टिफाई
सर्टिफाई करा के ही फाइल करना पड़ता है, जो भी इनके ऑडिटर होते हैं उनके थ्रू। फॉर्म, अब LLP के फॉर्म्स हैं तो जितने हमने ऊपर भी पढ़े थे, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 11, फॉर्म 15, ये सब के सब जो है आपको सर्टिफाई कराने पड़ते हैं CS से, CA से, CMA से, देन ओनली यू कैन फाइल इट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कैसे हम चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है। तो जो रूल 8125 है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014 का, वो हमें क्या बोलता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं वो हमें क्या करने होंगे, ऑथेंटिकेट कराने होंगे किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी से। और वो ऑथराइज सिग्नेटरी इसको कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, अपने डिजिटल सिग्नेचर से, वो अपने DSC से इनको ऑथेंटिकेट करेगा। तो जो ई फॉर्म्स है वो कंपनी के बिहाफ पे ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। कौन कंपनी के बिहाफ पे इनको ऑथेंटिकेट कर सकता है, कंपनी का जो MD होता है वो, कंपनी का डायरेक्टर होता है वो, कंपनी का CS होता है वो, या फिर कोई और की मैनेजर पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है कंपनी के बिहाफ पे उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकता है कि हाँ ये जो फॉर्म फाइल हो रहा है ये एकदम जेन्युइन फॉर्म है। अब मान लो कोई चेंज आ जाता है डायरेक्टर के अंदर, CS के अंदर, तो जो इनके फॉर्म है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जो भी ये जिस भी डायरेक्टर को या CS को आप अपॉइंट कर रहे हो, ये किसके थ्रू फाइल होंगे, जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी है कंपनी के, या अदर की मैनेजर पर्सन के थ्रू। यानी कि जैसे अगर A आ रहा है तो जो अब पहले से B, C जो डायरेक्टर है वो साइन कर देंगे इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो इस तरीके से साइनिंग होती है। रूल 8 क्लॉज 6 बोलता है कि जो स्कैन्ड इमेजेस होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको मस्ट बी ऑफ द ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट्स की। भाई आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइन कराया जिस भी चीज़ के ऊपर, तो उसी की स्कैन्ड इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी और डॉक्यूमेंट की स्कैन्ड इमेजेस अपलोड कर दोगे। तो जो ई फॉर्म्स के अंदर आप देखोगे अटैचमेंट्स होती है, तो अटैचमेंट्स में आपको एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन इमेजेस लगानी है। एंड द स्कैन डॉक्यूमेंट इमेज शैल नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक विदाउट बियरिंग एक्चुअल सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। ऐसा नहीं कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट लगा दिया और जहाँ पे साइन होने तो उस जगह को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना आपको। रूल 8.7 बोलता है जो पर्सन साइन करेगा फॉर्म को और जो प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा उस फॉर्म को, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किस चीज़ के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जितनी भी रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स उसके अंदर लगी हैं, जो भी अटैचमेंट्स आपने PDF की फॉर्म में उसके अंदर लगाई हैं, वो कंप्लीट है हर एक तरीके से, और लेजिबल है। लेजिबल मतलब कि रीडेबल है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो लेजिबल भी है। टू द फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और रिटर्न्स फाइल्ड एज पर द एक्ट एंड द रूल्स। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, साइन कर रहा है, और जो प्रोफेशनल भी उसको सर्टिफाई कर रहा है, दोनों की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि जो भी अटैचमेंट उसके अंदर लग रही हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, यानी साइन वगैरह हो रखे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन किया है, और वो जो स्कैन आपने किया है वो लेजिबल है भी या नहीं है, कि भाई उसको कोई खोल के रीड करेगा तो वो पढ़ा भी जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये इसकी ड्यूटी बनती है। तो प्री सर्टिफिकेशन करते हुए आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए। आपको क्या इंश्योर करना चाहिए, दैट लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द प्रोफेशनल फॉर पर्टिकुलर असाइनमेंट बाय द कंपनीज ऑब्टेन, कि भाई आपको उसने अपॉइंट किया है, उसके रिगार्डिंग जो BR है या लेटर ऑफ एंगेजमेंट है वो आपको लेना है। अगर वही नहीं होगा तो आप कैसे आप उसको साइन कर रहे हैं, प्री सर्टिफाई कर रहे हैं। आपको उन्होंने अगर ऑब्टेन ही नहीं किया, उसका आपके पास कोई सॉरी उन्होंने आपको अपॉइंट ही नहीं किया और उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने मेरे को अपॉइंट किया है, तो फिर उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरीके से जितने भी आप फॉर्म वगैरह जितने भी वेरीफाई करेंगे उनकी फिजिकल या स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे, कंपलसरी है। फिर इसके बाद जितने भी ड्राफ्ट फॉर्म्स है जो कंपनीज के पर्सनल अप्रूव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको कंपनीज के पर्सनल से ऑथराइज करनी है। यानी कि जितने भी ड्राफ्ट फॉर्म है जो भी आप ऑथराइज करोगे उनको आपको पहले कंपनीज के पर्सनल से क्या कराना है, अप्रूव कराना है। देन आपको सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं ऑथराइज सिग्नेटरीज के ई फॉर्म के ऊपर प्रोफेशनल की प्रेजेंस में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर आपको साइन करके भेज रहा है, डायरेक्टर आपकी प्रेजेंस में उसको साइन करेगा, देन आप उसको प्री सर्टिफाई करोगे। ठीक है, तो ये आपको अपनी प्रेजेंस के अंदर साइन कराने होते हैं। फिर इंश्योर करना होता है कि जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अटैचमेंट है, वो लेजिबल और विजिबल फॉर्म के अंदर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी होती है जब आप प्री सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं उससे पहले। फिर कुछ चीज़ें बता रखी हैं ई फॉर्म्स फाइल करते हुए जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो जब आप ई फॉर्म देखोगे तो एक तरफ आपको ई किट वाला ई फॉर्म मिलेगा और एक तरफ आपको सिंपल ई फॉर्म मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि जो ई किट होती है उस फॉर्म की, उसको आप एक बारी पढ़ लीजिए, जिसको हम इंस्ट्रक्शन किट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें सारी ना चीज़ें दी गई होती है कि हमें ये चीज़ें इस फॉर्म को फिल करते हुए ध्यान में रखनी है। तो उसको हमें एक बारी पढ़ लेना चाहिए इंस्ट्रक्शन किट को, जब भी हम कोई ई फॉर्म फाइल कर रहे होते हैं MCA के पोर्टल के ऊपर। देन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ई फॉर्म हम फाइल कर रहे हैं उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें MCA की वेबसाइट से। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पुराना ई फॉर्म पड़ा है उसको हम फाइल कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट वर्जन है सबसे, आज ही हम उसको डाउनलोड करके जब हम फाइल कर रहे हैं तभी हम उसको फाइल करें। और डिन जो होता है वो मैंडेटरी होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ई फाइल करने के लिए। तो प्रोफेशनल्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो डिन
डायरेक्टर्स का है वो अपडेटेड है एमसीए के पोर्टल के ऊपर, उसके बाद ही वो फॉर्म के ऊपर डेंट डाला जाए एंड फाइलिंग हो। देन जो डीएससी होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, और वो जो जो भी जैसे डायरेक्टर जब साइन करेगा तो उसके डीएससी लगेंगे उसके ऊपर। तो ये भी इंश्योर करना होता है कि वो जो डीएससी है वो एमसीए के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो रखे हों। देन फाइलिंग से पहले कंपनी का मास्टर डाटा चेक कर लो ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर ये देख लो कि जो ई फॉर्म्स के अंदर आप अटैचमेंट लगा रहे हो वो जो अटैचमेंट है वो कंप्लीट है और उसके सारे पेजेस जो हैं वो सही से नंबर्ड हो रखे हैं, ताकि जब उनको खोलो तो उनको ईजिली पढ़ा जाए। साथ ही साथ ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपने फॉर्म्स को जल्दी फाइल कर दो, ये नहीं कि लास्ट डेट का आप वेट कर रहे हो, उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म फाइल करते हुए। क्या इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी एंट्रीज हैं फॉर्म्स के अंदर वो करेक्ट हैं, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से ही फिल हुई है, ये नहीं कि फॉर्म में कुछ भर रहे हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ और है। देन आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है एमसीए के पोर्टल पे कि एक बार अगर आपने फाइलिंग कर दी तो आप उसको रिवीजन या कैंसिलेशन कर सको ई फॉर्म का, तो इसलिए आपको ध्यान से उसको फाइल करना होता है। देन अगर आपने पे लेटर ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि भाई इसकी फ़ीस आप बाद में पे करोगे, तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि एक्सपायरी डेट से पहले आप वो फ़ीस पे कर दो। अभी तो साथ के साथ ही फ़ीस पे हो जाती है, पहले होता था थोड़े टाइम पहले कि आप लेटर भी फ़ीस पे कर सकते थे। फिर आप एक ट्रस्टेड एडवाइज़र की तरह काम करो कंपनी के, और सारी की सारी जितनी भी रिपोर्टेबल इवेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप ट्रैक करते रहो कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, या ये चीज़ें करनी है, ताकि पेनल्टी या ये सारी चीज़ें ना लगे कंपनी के ऊपर। देन करेक्ट कैटेगरी ऑफ डाउनलोड करो ई फॉर्म्स की रिस्पेक्टिव सीरीज़ के अंदर, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप स्कैन करके पीडीएफ के अंदर मिनिमम साइज़ के अंदर कम से कम जितना हो सके उतने में अपलोड करो। जितनी भी इनबिल्ट यूटिलिटीज़ है, जैसे आप जब फॉर्म देखोगे तो उसमें प्री फिल होता है कि आप कंपनी का सिन नंबर डालोगे तो सारी डिटेल आ गई फॉर्म में, तो उनको आप यूज़ करने की कोशिश करो। चेक करो, प्री स्क्रूटनी करो, जब आप फॉर्म फाइनली भी भर लेते हो तो चेक का ऑप्शन आता है, तो चेक में क्या होता है कोई चीज़ रह जाती है तो बता देता है कि ये चीज़ आपकी रह गई है, तो उससे आपको पता चल जाता है। एंड देन फिर आप प्री स्क्रूटनी कर लो कि हाँ अब सारी चीज़ें फुलफिल हैं। जब प्री स्क्रूटनी हो जाती है देन आप फाइनली उस पर डीएससी लगा के आप उसकी फाइलिंग कर सकते हो, यानी डीएससी यानी कि प्री सर्टिफिकेशन करके उसको आप फाइल कर सकते हो। डेट ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह चेक कर लो, और जो डीएससी यूज़ हो रहे हैं डायरेक्टर सेक्रेटरी सिग्नेटरी के थ्रू वो सही हैं, एज पर अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ द बोर्ड ही हैं, तो ये चीज़ आप चेक कर लो। एंड देन ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है प्री सर्टिफिकेशन करने से पहले, फॉर्म को फाइल करने से पहले। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रिपरेशंस हमें करनी होती है सर्टिफिकेशन करने से पहले। तो जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, पीसीएस हो गए या और भी हो गए, जब भी कोई वर्क लेंगे वो प्री सर्टिफिकेशन का, तो उनको थॉरली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज एक्ट की, भाई मैं ये प्री सर्टिफिकेशन करूँगा इस फॉर्म की, तो उससे पहले वो कंपनीज एक्ट की या जो रूल्स बने हुए हैं उसके रिगार्डिंग उनको पढ़ ले एक्चुअल प्रैक्टिस से पहले। ठीक है। और इंश्योर करे कि जैसे उनको लेटर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाए, उसके लिए फिजिकल स्कैन जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कि फिजिकल स्कैन कॉपी उसकी मेंटेन करके रखे अपने पास, जो जितनी भी रेलिवेंट अटैचमेंट्स लगा रहे हैं वो लेजिबल एंड विजिबल हो। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन की आपको एक रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन मेंटेन करना है, तो बोल रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन है या सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं जो सीएस दे रहा है प्रैक्टिस के अंदर, तो उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कि क्या अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज उसने प्रोवाइड की हैं, जिसके अंदर जैसे कि कौन से MGT 7 MGT 8 MR3 फाइल मतलब उसने सर्टिफाई किए हैं, या कौन से ई फॉर्म्स जो हैं LLP एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर इतने साइन किया, तो इसके रिगार्डिंग एक रजिस्टर उसको मेंटेन करना चाहिए। देन एक ये पीयर रिव्यू का कंसेप्ट आता है। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ के होते हैं, पीयर मतलब जो साथ के हैं जो आपके इक्वल हैं, तो उनको आप रिव्यू करो, यानी कि एक पीसीएस फर्म जाके क्या करेगी दूसरी पीसीएस फर्म को जाके रिव्यू करेगी। क्या रिव्यू करेगी कि हाँ ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो हमारे रेगुलेशंस हैं भाई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं अपने पास, कॉपीज मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, प्री सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को सही से फॉलो कर रहा है। तो एक नया ही कंसेप्ट है, बहुत पहले ये नहीं होता था, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है उन्होंने एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम पीयर रिव्यू कहते हैं, कि अपने मेंबर्स का पीयर रिव्यू करते हैं। भाई एक मेंबर दूसरे मेंबर का जाके पीयर रिव्यू करेगा। ये प्रैक्टिस वालों के लिए ही होता है, जो जॉब में होते हैं उनके लिए नहीं होता। तो वहाँ जाके वो देखते हैं कि भाई कैसी अटेस्टेशन सर्विसेज हैं, क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी हेल्प करता है कि जो सारे जो अपनी प्रैक्टिस के अंदर है वो सारी चीज़ें सही से करें। तो इसका ये पीयर रिव्यू कितने टाइम में होता है, कम से कम ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में एक बारी तो होता ही है, 5 साल में एक ना एक बारी तो होगा ही। और वॉलेंटरली भी आप अप्लाई कर सकते हो कि पीयर रिव्यू
किया जाए, या पीयर रिव्यू कई बार रैंडम सिलेक्शन से भी हो जाता है कि किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका पीयर रिव्यू होगा तो उसका फिर पीयर रिव्यू किया जाता है। तो पीयर रिव्यू में यही चेक करते हैं कि कैसे आप अपनी सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं, जैसे रेगुलेशन 40 क्लॉज 9 है उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हो, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं इनको चेक करते हैं कि आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तरीके से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ने ले किए हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप सारे प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन के लिए। तो ये चीज़ें पीयर रिव्यू के अंदर चेक की जाती हैं। तो यही चीज़ है। देन साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न के लिए इसने इन डिटेल बता दिया, वैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है, बट एनुअल रिटर्न के लिए इसने और बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि एक नई चीज़ इसने दी है हमें, न्यू एंड सिग्निफिकेंट एरिया दिया है पीसीएस के लिए। तो ये एक आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उससे आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक ड्यूटी भी आ जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है सीएस के ऊपर, क्योंकि आप एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करोगे जो कि एनुअल रिटर्न है। तो इसके लिए आपको डिलीजेंस लेनी चाहिए, एडुकेट डिलीजेंस लेनी चाहिए, केयर लेनी चाहिए सर्टिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि अगर आप कोई फेलियर करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो कि काफ़ी हैवी पेनल्टी होती है, लाखों में पेनल्टी है, 1-2 लाख के कुछ लगते हैं। और आपके ऊपर जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है उसके अंदर भी प्रोसीडिंग होगी, जिसके अंदर मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी, कमेटी बिठाई जाएगी, तो वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए बहुत ध्यान से एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अब बता रहा है टाइम एंड मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीसीएस। तो with a view to carry out voluminous work involved in certifying annual return and considering the fact that the exact extract of annual return is also required to be prepared before the annual general meeting which form part of the board's report, कि भाई इतना भारी काम होता है, वॉल्यूमिनस काम होता है एनुअल रिटर्न बनाना, और एनुअल रिटर्न आपको अपनी एजीएम से पहले ही बनवानी होती है। तो एडवाइजेबल रहता है कि जो पीसीएस अपॉइंट हो बोर्ड के थ्रू, यानी कि जो भी कंपनी का बोर्ड है जो पीसीएस को अपॉइंट कर रहा है इस काम के लिए, वो रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही उसको अपॉइंट कर ले, ताकि उसके पास टाइम रहे और वो सही से एनुअल रिटर्न बना सके, कंटेंट को वेरीफाई कर सके और सारी चीज़ें वो देख सके एनुअल रिटर्न के अंदर। क्या स्कोप रहता है इसके अंदर? तो सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग पीसीएस शुड कैरी आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो ये ड्यूटी है पीसीएस की कि वो डिटेल स्क्रूटनी करे, सारी चीज़ें पूरी इन डिटेल देखे, अवेलेबल एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द सेम, और उसकी करेक्टनेस को देखे, भाई हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, सब चीज़ों को वो एक तरीके से देख ले। Since almost all the event taking place between closure of 2 financial years, that is between 1st April to 31st March, or as approved by tribunal, are captured in annual return, the PCS should be prudent in understanding the events and impact of the consequences while carrying on the same। तो भाई एक पूरे साल की आप सारे इवेंट्स एनुअल रिटर्न के अंदर लिखते हो, तभी हम उसको एनुअल रिटर्न बोल रहे हैं। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सारे इवेंट्स को समझे कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं एक साल के अंदर, और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं पर्टिकुलर किसी इवेंट के, किसी भी डॉक्यूमेंट को मतलब इस एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करने से पहले। तो इसलिए पीसीएस को क्या करना चाहिए, डिटेल स्क्रूटनी करनी चाहिए और एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन करनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, कि भाई सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है, हर चीज़ एज पर डॉक्यूमेंट्स ही हैं। तो इसकी करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जो दी गई है एनुअल रिटर्न के अंदर, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, जो भी प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर लिखी गई है, अथराइज कैपिटल लिखी जा रही है इसमें, तो उसके प्राइमरी डॉक्यूमेंट से चेक कर लो जहाँ से हमें मिल रही है वो, कि भाई ये एओए से चेक कर लिया आपने चीज़, तो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है उसको आप देखो जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है एनुअल रिटर्न में, जहाँ से वो लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वेरिफिकेशन का मेथड क्या रहता है, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है भाई, जो भी आप जब भी आप एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, उसके अंदर मिनट्स बुक, जो भी रिटर्न्स की रिटर्न्स फाइल हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सबको आपको चेक करना है, एमओए चेक करना है, जितनी भी आपने आरओसी के पास फाइलिंग की है उनको चेक करना है, रजिस्टर्स जितने मेंटेन होते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के, मेंबर्स के, शेयर होल्डर्स के, सिक्योरिटी होल्डर्स के, तो जितने भी चीज़ें हैं रजिस्टर्स हैं इन सबको आपको चेक करना है। मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करनी है, बोर्ड की मीटिंग, जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, डिवेंचर होल्डर मीटिंग, ठीक है। नोटिस और एजेंडा पेपर जो भेजे गए बोर्ड मीटिंग के लिए, बोर्ड कमेटी की मीटिंग के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर्स हो गए, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई जो ऑडिट के हिसाब से की गई हैं, ऑडिटर के हिसाब से। तो नोटिस और एनुअल जनरल मतलब जो नोटिस भेजे गए एजीएम ईजीएम के, पोस्टल बैलेट्स के लिए, कोर्ट के थ्रू, तो उन सब की नोटिस की कॉपी को चेक करना है आपको, शेयर होल्डर की लिस्ट को चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है जब आप एनुअल रिटर्न करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो याद नहीं रहेंगे, इसमें से आप 7-8 भी याद रखेंगे, मतलब 7-8 चीज़ें, तो अब अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपने।
फिर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए, आपको अडॉप्ट करनी चाहिए जब आप ये सारी चेकिंग कर रहे हो एनुअल रिटर्न की। तो आपको इंटरनल कंट्रोल का ध्यान रखना है। तो जो पीसीएस होता है उसको जब वो डिटेल रिव्यू कर रहा है तो उसको डिटेल रिव्यू इंटरनल कंट्रोल का भी करना चाहिए कि इनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कि ये इंटरनल चेक करते हैं या नहीं करते, इंटरनल ऑडिट करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए। चेक्स बैलेंस बिल्ट इनटू द सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी, ठीक है। दूसरा मेटेरियलिटी देखनी चाहिए कि भी किस चीज़ की कितनी मेटेरियलिटी है, भाई ऑडिट में क्या बोला गया या क्या डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, तो उस हिसाब से आपको मेटेरियलिटी देखनी पड़ती है पर ट्रांजेक्शन की। देन रिस्क असेसमेंट करना होता है। तो पूरी तरीके से समझ के कंपनी को, इंडस्ट्री को जिसमें भी वो काम कर रहे हैं, एक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि कितना रिस्क है इसके अंदर, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर उस इंडस्ट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा अच्छे से वेरिफिकेशन करो, कम रिस्क है तो थोड़ी सी अब कम एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन भी कर सकते होते हो। देन सर्टिफिकेशन विद रिजर्वेशन। अब जब आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो कुछ रिजर्वेशन या कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ रिमार्क के थ्रू भी आप कर सकते हो, एडवर्स रिमार्क भी दे सकते हो कि इसके अंदर ये कमी है या ये चीज़ है। तो जब भी कोई पीसीएस किसी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करता है तो उसके अंदर कुछ रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस, एडवर्स रिमार्क्स दे सकता है। और वो कैसे देगा? एनेक्शर के थ्रू देगा अपने सर्टिफिकेट की। भाई उसके अंदर एनेक्शर लगा देगा, हाँ इसके अंदर ये कमी थी या यही रिमार्क है या ये कमी है, जो भी चीज़ है वो लिख देगा इसके अंदर। However, in the course of action can only be resorted to in case where material facts are not stated correctly। तो ये तभी करना चाहिए जब कोई मटेरियल फैक्ट आपके सही से आपने नहीं लिखे या कंप्लीटली नहीं लिखे हुए, ठीक है। कोई कंपनी एक्ट के प्रोविजंस आपने नहीं, ये नहीं कि कोई छोटी मोटी बात आएगी तो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन आपने कोई मटेरियल चीज़ उसके अंदर मिस कर दी, कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तब इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या एडवर्स रिमार्क को। तो जब आप एनुअल रिटर्न को साइन कर रहे हैं एज अ पीसीएस, सीएस, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इंश्योर करें कंप्लाइंसिस को, जो भी सर्टिफिकेशन की एनुअल रिटर्न करते हुए हमें देखनी चाहिए, जो आईसीएसआई ने भी पब्लिश कर रखी है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल जजमेंट उसके अंदर देनी है। देन साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनली आ जाता है एमजीटी 7 हमारे पास। तो एनुअल रिटर्न जो होती है वो साइन होनी होती है डायरेक्टर के थ्रू और कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, दोनों इसको साइन करते हैं। और अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता तो जो पीसीएस होता है उसके थ्रू आपको एमजीटी 7 साइन करवाना पड़ता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई ना कोई सीएस हो इसको साइन करने के लिए एमजीटी 7 को। तो यहाँ से बताया कि जो सेक्शन 92 सबसेक्शन 1 है, ये बोलता है कि जो एनुअल रिटर्न होती है 1% कंपनी की या स्मॉल कंपनी की, वो भी साइन होनी चाहिए किसी ना किसी सीएस के थ्रू। और अगर सीएस नहीं है तो आपको डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से साइन करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सा रिलीफ इन्होंने दे दिया अगर स्मॉल कंपनी या 1% कंपनी है तो जब आप एमजीटी 7 को फाइल कर रहे हैं एनुअल रिटर्न के लिए, तो जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी प्रैक्टिस के अंदर साइन कर रहा है और डायरेक्टर साइन कर रहा है, वो सर्टिफाई करता है क्या चीज़ें, वो ये चीज़ें सर्टिफाई करता है कि रिटर्न है वो एकदम जिस दिन भी साइन हुई है वो एकदम करेक्टली और एडुकेटली उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। कंपनी ने जो भी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के उस ईयर के, वो सारे उन्होंने कंप्लाई कर रखे हैं। कंपनी ने कोई भी जो डेट ऑफ क्लोजर तक जो लास्ट फाइनेंशियल की है, with reference to which last return was submitted, or in case of first return since the date of the incorporation of the company, issued any invitation to public to subscribe for any security of the company। तो ये चीज़ उसके अंदर डिस्क्लोज कर देंगे कि अगर ये हमने चीज़ नहीं की है इस बीच में। और जहाँ पे एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज करती है जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में 1% कंपनी को छोड़ के, ऑफ द कंपनी एक्सीड 200, अगर ये मेंबर्स जो हैं 200 से एक्सीड हो जाते हैं तो जो एक्स 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 एक्सेस में हो रहे हैं वो व्यक्ति है who under the second provision to section 262 subsection 68 clause 1 of the act are not included in reckoning the number of 200, कि वो लोग हैं जिनको 200 की लिमिट के अंदर कैलकुलेट नहीं करना है हमें उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा डिक्लेरेशन होती है पीसीएस या सीएस के थ्रू की जो भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, जो एनुअल रिटर्न के अंदर फॉर्म या अटैचमेंट दिए गए हैं, ये ट्रू एंड करेक्ट है, कंप्लीट है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है उसको हमने छुपाया नहीं है, सप्रेस नहीं किया है, कंसील नहीं किया है, और वो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही है और ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे, और जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, लेजिबल है। तो ये चीज़ वो अपनी दे देता है, एक तरीके से डिक्लेरेशन दे देता है इस चीज़ की। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न एमजीटी 8 के बारे में बात हो रहा है। तो जब आप एमजीटी 8 को सर्टिफाई करते हो तो उसके अंदर भी आप ये सर्टिफाई करते हो कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्टली और एडिक्वेटली है, और कंपनी ने जितनी भी एक्ट के प्रोविजंस है, रूल्स के प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे फुलफिल किए हैं। जैसे कि कोई एक्ट के अंदर कोई स्टेटस है या रिकॉर्ड्स कोई मेंटेन करने थे या कोई एनुअल रिटर्न करने, मतलब जितनी भी चीज़ें वो सारी इन्होंने फुलफिल कर रखी है।
कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल फॉर साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो ये एक कंसेप्ट है कि भाई अलग अलग प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं वो जो जितने भी फॉर्म्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको साइन कर सकते होते हैं और कर सकते हैं। वेदर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज कंपाउंडेबल, कि भाई अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या वो अपने आप में कंपाउंडेबल है, क्या वो कंपाउंड हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज कंपाउंडेबल। तो ये क्या होती है, कंपाउंडेबल होती है, सेक्शन 441 के अंदर हमें दे रखा है। If any company fails to file annual return under section 92 subsection 4 before the expiry of the period specified therein, such company and its every officer who is in default shall be liable to penalty of 10,000 rupees, and in case of continuing failure which विद फर्दर पेनल्टी ऑफ ₹100 फॉर ईच डे। भाई 10,000 की पेनल्टी, और अगर आप अभी भी नहीं फाइल कर रहे थे तो 100 रुपये पर दिन के आपके ऊपर लगते रहेंगे जब जब आपका ये फेलियर चल रहा है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़, 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा 100 रुपये लग लग के भी इन केस ऑफ कंपनी, एंड 50,000 इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो कंपनी के ऊपर 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम इतनी पेनल्टी इनके ऊपर रहेगी। फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हेन एजीएम इज नॉट हेल्ड, कि अगर आपकी एजीएम नहीं हुई तो उस सिचुएशन में आप एनुअल रिटर्न क्या फाइल करते हैं। तो जहाँ पे कोई एजीएम नहीं होती किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो जो एनुअल रिटर्न है वो आपको फाइल करनी होती है 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम लास्ट डेट ऑन विच द मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड टुगेदर। भाई जिस दिन भी आपकी मीटिंग होनी चाहिए थी उस दिन, मतलब आपने की तो नहीं लेकिन उसके जब भी होनी चाहिए थी आपकी, उसके विद इन 60 डेज आपको अपनी एनुअल रिटर्न जो होती है वो फाइल करनी चाहिए। और आपको उसके अंदर रीजन देना होता है कि आपने क्यों अपनी एजीएम जो है वो हेल्ड नहीं की, और जो भी फीस है, एडिशनल फीस है जो भी आपको देनी है वो आपको देनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 403। तो इसके कॉन्सिक्वेंटली क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है एक्सक्यूज नहीं दे सकती अपने आप के लिए from the obligation of plea that AGM was not held as per section 403 if the annual return under section 92 is not filed with the due date of the same can be filed by the payment of additional fees as a may be prescribed। तो इसने बता दिया कि आप इस तरीके से जो है बहाना या ये चीज़ नहीं लगा सकते होते। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेशन, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो ये जो सर्टिफिकेट है कि ये भाई आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंस की है, कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंस की है, वो इशू होता है रेगुलेशन 17 to 27 के हिसाब से और रेगुलेशन 46 क्लॉज 2 के हिसाब से। उसके अंदर जो दे रखा है ना कि भाई आप ऑडिट कमेटी बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो सारी चीज़ें की सर्टिफिकेशन दी जा रही है एलओडीआर के हिसाब से। तो जो सर्टिफिकेट है वो ईदर बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर दिया जा सकता है, जो भी आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसको अपॉइंट किया जाता है, या जो पीसीएस है वो ये दे सकता है, एंड शेल बी एनेक्स टू द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और ये जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लाइंस का सर्टिफिकेट है वो आपकी जो डायरेक्टर रिपोर्ट होगी उसके साथ एनेक्स किया जाएगा, उसके साथ लगाया जाएगा कि हाँ इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस कर रखी है। फर्दर बता रहा है कि जो रेगुलेशन 27 क्लॉज 2 है सेबी एलओडीआर का, वो स्पेसिफाई करता है दैट लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनको एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट भी देनी होती है जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर जब भी बंद होगा उसके 15 डेज के अंदर इनको ये रिपोर्ट देनी होती है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट की भाई हम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये पीरियोडिकली रिव्यू होता रहता है कि हाँ ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट दे रखा है इसने क्वार्टरली रिपोर्ट का, जो आप फाइल करोगे कि हाँ कंप्लाइंस हो रही है, तो इसके अंदर इस तरीके से लिस्टेड एंटिटी का नाम, एंडिंग, कंपोजिशन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये सारा आ जाएगा इसके अंदर। तो एक फॉर्मेट दे रखा है हमें। इसी तरीके से आपको और फॉर्मेट दे रखे हैं कि आप अपनी जो लिस्टिंग रेगुलेशंस है उसके लिए अपनी वेबसाइट पे क्या क्या डिस्क्लोजर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मेंशन होंगी, आपने ये किया है नहीं किया, तो यहाँ रिमार्क आ जाएगा कंप्लाइंस है या नहीं कंप्लाइंस है या क्या चीज़ है उसका आप एक तरीके से यहाँ पे रिमार्क दे देते हैं अपना। एनुअल अफर्मेशंस होती हैं कि भाई आपने ये चीज़ें करी या नहीं करी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा या नहीं रखा, बोर्ड कॉम्पोजिशन आपकी ठीक थी या नहीं थी रेगुलेशन 17(1) के हिसाब से, बीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुई या नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से मेंटेन करनी होती है अपनी। ये अफर्मेशंस आ गई आपकी, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। तो अब कुछ पीनल प्रोविजंस दे रखे हैं। तो क्या क्या है, जैसे कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखो, हमने ऊपर भी देखा कि अगर आप नहीं फुलफिल करोगे, सर्टिफिकेशन सही नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इफ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाई एनुअल रिटर्न अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट सेक्शन ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 2 लाख। कि भाई आप गलत तरीके से, आप कंफर्मिटी के बिना, सारी चीज़ें कंफर्म किए बिना अगर एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपके ऊपर 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। साथ साथ सेक्शन 447, 448, 449 जो है कंपनी एक्ट का वो भी लग जाएगा। 447 के अंदर आपको पनिशमेंट फॉर फ्रॉड दे रखी है,
जहाँ पे आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगती है या 1% ऑफ टर्नओवर द कंपनी आपको देना पड़ता है, साथ में जेल भी भेजा जाता है। सेक्शन 448 के अंदर हमें दे रखा है कि अगर कोई रिटर्न, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जो भी आपको फाइल करना होता है इस सेट के हिसाब से, एनी पर्सन मेक अ स्टेटमेंट, और अगर आप उसके अंदर कोई स्टेटमेंट गलत दे देते हो, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे देता है, उसको पता है कि मैं गलत दे रहा हूँ, या ओमिट कर जाता है किसी मटेरियल फैक्ट को बताने से, उसको पता है कि ये मटेरियल उसके बावजूद भी, तो उसके ऊपर सेक्शन 447 के अंदर वापस से उसको लाइबल किया जा सकता है। तो वही वाली जो ऊपर पनिशमेंट दे रखी है वो उसके ऊपर लग सकती है। तो ये नोटिफिकेशन भी आ रखी है, उसके थ्रू भी बता रखा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता है अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरीके से जो ये तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट जो है 1980, उसके अंदर भी बता रखा है कि जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बना रखा है ICSI ने, अगर उनको इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्लेंट मिलती है जिसके अंदर प्रेमा फेसाई ये ओपिनियन आ जाता है कि इन्होंने जो भी जैसे मेंबर है ICSI के, उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, या फिर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर डिसिप्लिन है उसके हिसाब से, जो इसका डायरेक्टर डिसिप्लिन है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट का, उसके ओपिनियन के अंदर कोई मेंबर जो है गिल्टी है किसी प्रोफेशनल या किसी और तरीके के मिसकंडक्ट का, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखा है, फर्स्ट शेड्यूल अभी आगे दिया हुआ है, तो उसके अंदर उसने कोई चीज़ को कमी की है, तो फिर वो मैटर जो है डिसिप्लिन बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और या फिर जो डायरेक्टर है इसका डिसिप्लिन का, उसको उसके ओपिनियन के अंदर उसको ये लगता है कि जो प्रोफेशनल है उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर दे रखा है या दोनों ही शेड्यूल के अंदर दे रखा है, फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल के अंदर, तो फिर वो मैटर जो होता है डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखा जाता है। तो फर्स्ट वाला डिसिप्लिनरी बोर्ड के हिसाब से था, सेकंड और फर्स्ट दोनों में आ जाते हो या फिर सिर्फ सेकंड में आ जाते हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने आपके मैटर को रखा जाता है। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन दे रखा है, मतलब बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने आप जाओगे, और अगर सेकंड शेड्यूल की गलती करते हो तो डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाओगे, अगर दोनों शेड्यूल की गलती करते हो तो फिर भी आप डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने ही जाओगे। तो ये उसके अंदर चीज़ें होती हैं। फिर उसमें से अगर जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के सामने आपको अगर जाना पड़ा तो उसके अंदर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। आपको रिप्रीमांड किया जा सकता है मेंबर को, या रिमूव किया जा सकता है 3 मंथ के लिए, भाई अब आप मेंबर नहीं रहोगे 3 महीने के लिए, या आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाओगे तो भी इसी तरीके के एक्शन है, बस उसमें थोड़े से हार्श हो जाते हैं, जैसे कि रिप्रीमांड किया जा सकता है, उसके नाम को हटाया जा सकता है, परमानेंटली यहाँ पे हटाया जा सकता है, वहाँ 3 महीने का नहीं, यहाँ परमानेंटली भी आपके नाम को हटाया जा सकता है, या फिर लगता है भाई डिसिप्लिनरी कमेटी को नहीं 6 महीने के लिए, साल के लिए हटाना है तो वो भी कर सकते हैं। और आपके ऊपर फाइन लग सकता है जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो फर्स्ट शेड्यूल देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, कुछ कुछ ऐसे, जैसे आपने कोई इस तरीके की चीज़ आपने क्या किया, किसी और व्यक्ति को अलाउ कर दिया प्रैक्टिस के अंदर कि आपके नाम को यूज़ कर ले, ठीक है भाई, आप खुद जॉब कर रहे हो, आपने किसी PCS को बोला आपके नाम को यूज़ कर ले, तो ये आपका फर्स्ट शेड्यूल का ऑफेंस हो गया। तो इस तरीके के हैं ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को आप रीड कर सकते हो कौन कौन से ऑफेंस दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सेकेंड शेड्यूल के आ गए। फिर ये आ जाता है कि अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो पेनल्टी वही जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि 10,000 की लगती है, फिर पर डे 100 रुपये लगती है, कंपनी के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख जाएगी, और जो ऑफिसर एंड डिफॉल्ट है उनके ऊपर मैक्सिमम 50,000 जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करोगे, 3 साल तक नहीं करते तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। पेनल्टी फॉर मिस स्टेटमेंट, गलत चीज़ लिखते हो तो उसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, तो वो हमने देखा था ऊपर सेक्शन 448 447, तो 10 साल की पनिशमेंट, वो सब काफ़ी हार्श हो जाता है। ये क्लास एक्शन सूट हो सकता है, ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी रखा है क्लास एक्शन सूट में क्या होता है। कंपनी के अगेंस्ट क्या होगा, कंपनी ये चीज़ें क्या थी, डायरेक्टर के अगेंस्ट हो सकती है। और कंपनी के अगेंस्ट क्या होगा, कंपनी के अगेंस्ट भी वही पेनल्टी लगेगी, वो 2 लाख और 50,000 वाली बात पड़ी थी। वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी की, कंपनी का स्टेटस MCA के पोर्टल पे इनएक्टिव हो सकता है, डोरमेंट स्टेटस मिल सकता है, और फिर फाइनली हम कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंसेस को। वो तो हमें बता ही रखा है कि ऑफेंसेस को कैसे हम कंपाउंड कर सकते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था 441 के अंदर दे रखा है सेक्शन कंपनीज एक्ट के। तो ये वाला चैप्टर हमारे यहाँ पे साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन वाला खत्म हो जाता है। अब एक बार आप इसको रीड कीजिएगा, आपको चैप्टर समझ आ जाएगा इन डिटेल। आई होप आपको समझ आया हो कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।